सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में। यह नियम अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है। यह नियम उत्पादन के प्राय हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो विनिर्माण का क्षेत्र हो। इसलिए इस नियम को लेकर विक्सटीड का कहना है कि यह नियम उतना ही सार्वभौमिक है जितना कि हमारे जीवन का नियम। तो आइए अब हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है। तो जब हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यह देखा था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन किसी भी वस्तु के उत्पादन की मात्रा और परिवर्तनशील साधन की मात्रा के बीच का संबंध होता है। तो जब हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो कुल उत्पादन पर भी अंतर पड़ेगा, उत्पादन के स्तर पर भी परिवर्तन होगा। तो कैसे परिवर्तन होगा, किस प्रकार का परिवर्तन होगा, दोनों में कैसा संबंध होगा, इस संबंध की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम करता है। तो यहां पर आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हम क्यों करते हैं? इसका तो नियम ये होना चाहिए था परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल, राइट? ये भी है इसका नाम कि परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, एक साधन के प्रतिफल का नियम भी इसे हम लोग करते हैं। तब ये अब ये यहां पर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा तो फिर परिवर्तनशील अनुपात हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझे कि परिवर्तनशील अनुपातों का यह नियम क्यों है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्पादन कार्य करने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम कुछ साधन को स्थिर रखते हैं और एक साधन में परिवर्तन करते हैं जिसे हम लोग परिवर्तनशील साधन कहते हैं। तो स्थिर साधनों के साथ जब आप परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करते हैं तो परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन के बीच का अनुपात बदल जाता है। जैसे मान लें कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में दो साधनों की आवश्यकता है, एक श्रम साधन और दूसरा पूंजी साधन। तो पूंजी साधन को स्थिर रखते हुए जब श्रम साधन में वृद्धि की जाती है तो श्रम और पूंजी का अनुपात में भी वृद्धि होती है। तो श्रम और पूंजी के अनुपात में वृद्धि होने से कुल उत्पादन में वृद्धि होने का जो पैटर्न है उस पैटर्न की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम करता है। तो आपने यहां पर देख रहा है कि जब श्रम की मात्रा में आप वृद्धि करेंगे और पूंजी को स्थिर रखेंगे तो श्रम और पूंजी का अनुपात बदल जाएगा, अनुपात बढ़ जाएगा। तो चूंकि यहां पर परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन के बीच अनुपात बदलता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो यह नियम क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखें। अन्य साधनों के स्थिर रखते हुए परिवर्ती साधन में वृद्धि करने पर शुरू में औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं, परिणामतः कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है। उसके बाद सीमांत उत्पादन में कमी होने से कुल उत्पादन में घटते दर से वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा के पश्चात कुल उत्पादन में कमी होने लगती है। प्रोफेसर स्टीगलर के शब्दों में, जैसे जैसे एक साधन की बराबर मात्राएं जोड़ी जाती हैं तथा दूसरे साधनों की मात्राएं स्थिर रखी जाती हैं तो एक स्थिति के बाद उत्पादन में होने वाली वृद्धि कम होने लगती है, अर्थात सीमांत उत्पादन घटने लगता है। इस नियम के बारे में अभी आपने देखा कि जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में जो परिवर्तन का पैटर्न है
वो कुछ 3 पैटर्न फॉलो करता है। पहला पैटर्न क्या है? पहला पैटर्न है कि एवरेज प्रोडक्ट बढ़ना, मार्जिनल प्रोडक्ट का भी बढ़ना और कुल उत्पाद का तेजी से बढ़ना। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का कम होना, परिणामतः कुल उत्पाद में घटते हुए दर से बढ़ना। और एक स्टेज आता है कि जब कुल उत्पाद में कमी आने लगती है, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह उत्पादन के 3 स्तर की व्याख्या करता है। तो उत्पादन का जो पहला स्तर है उसे हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग एवरेज रिटर्न, बढ़ते हुए औसत प्रतिफल का स्तर। और उत्पादन का जो दूसरा स्तर है, इस स्तर को हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग एवरेज रिटर्न, घटते हुए औसत प्रतिफल का स्तर। और तीसरा जो स्तर है, थर्ड स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब कुल उत्पाद में कमी का स्तर हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो पहले स्टेज में क्या होता है? पहले स्टेज में होता है कि जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा वृद्धि की जाती है तो पहले स्तर में, पहले स्टेज में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बढ़ता है। हालांकि सीमांत उत्पादन में घटने की प्रवृत्ति यहाँ पर देखी जाती है, लेकिन औसत उत्पाद हमेशा बढ़ रहा होता है। और औसत उत्पाद के बढ़ने से, सीमांत उत्पाद के बढ़ने से जो कुल उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि होती है। और यह स्तर, यह स्टेज वहां पर स्टॉप होता है जहां पर औसत उत्पादन अधिक होता है, मतलब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन आपस में बराबर होता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है? सीमांत उत्पाद भी घट रहा होता है, औसत उत्पाद भी घट रहा होता है, लेकिन सीमांत उत्पाद धनात्मक होता है, जिसके कारण कुल उत्पाद में घटते हुए दर से वृद्धि होती है। थर्ड स्टेज में सीमांत उत्पादन के ऋणात्मक हो जाने से कुल उत्पादन घटने लगता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के जो 3 स्तर की व्याख्या करता है। इस 3 स्तर आखिर क्यों उत्पन्न होते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? मान लिया जाए कि आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े पर आप खेती करना चाहते हैं। तो जमीन का टुकड़ा स्थिर है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसमें खेती करने के लिए मान लेते हैं कि आपको 4 सेट हल बैल की आवश्यकता है, 4 सेट। उसके बाद वो भी स्थिर है, जो पूंजी है। उसके बाद उसमें कुछ कुदाल की आवश्यकता होगी, कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी, वो भी स्थिर है, वो आपके पास है। उतने सारे साधन आप लगाए हुए हैं कि हमें इस भूमि के टुकड़े पर खेती करनी है। अब पहला व्यक्ति काम पर आया। अब पहला व्यक्ति काम पर आया तो उसे कितना काम है सो देखिए। उसे क्या करना होगा? खेतों को जोतना होगा। खेतों के जोतने के साथ वो खेत के किनारे किनारे जो एरिया होता है जहाँ पर हल नहीं चल पाता है, उसको कुदाल से कोड़ना पड़ता है, तो वो उसे करना पड़ेगा। उसे बीज बोना पड़ेगा, उसको फिर जमीन को समतल करना होगा जोतने के बाद। तो ये सारा काम उसे करना पड़ेगा। तो जब ये सारा काम करेगा तो कहीं न कहीं जो स्थिर साधन है उसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। अब दूसरा व्यक्ति लगा, तो अब दोनों में क्या हुआ? एक काम बांट लेगा अपना, कि एक हल चलाएगा, एक कुदाल चलाएगा। तीसरा व्यक्ति आए, अब वो होगा कि नहीं अब हम बीज डालेंगे। चौथा व्यक्ति आए, और इस तरीके से जब हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं तो स्थिर साधनों का प्रयोग भी होता चला जाता है। अब एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे जितने भी स्थिर साधन हैं उनका पूर्णतः प्रयोग होने लगता है। तो पूर्णतः प्रयोग होता है, जब तक उनका पूर्णतः प्रयोग नहीं हो रहा होता है तब तक प्रत्येक साधन, परिवर्तनशील साधन में प्रत्येक वृद्धि, श्रम की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि कुल उत्पादन में तेजी से वृद्धि लाएगा। और जैसे ही उनका अनुकूलतम प्रयोग होने लगेगा, उनका एक अनुकूलतम अनुपात मिल जाएगा जहां पर स्थिर साधनों का पूरा उपयोग होने लगेगा, उसके बाद भी अगर हम श्रमिक लगाएंगे तब क्या होगा? कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बावजूद भी अगर हम श्रमिकों की संख्या ज्यादा बढ़ा दें
जहां पर हमारे जितने स्थिर साधन है सबका पूर्णतः उपयोग हो रहा होता है, उनका अब ओवर यूटिलाइजेशन की स्थिति आ जाती है, उसके बावजूद भी हम श्रम की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो पूंजी के अनुपात में श्रम साधन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तब क्या होगा? स्थिर साधन परिवर्तनशील साधन कुछ बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ गप करेंगे, लोगों को लगा देंगे तो काम होगा नहीं। तो इसलिए तो पहले स्टेज में क्या देखें हम लोग? पहले स्टेज में स्थिर साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं होता है। सेकेंड स्टेज में क्या देखें? सेकेंड स्टेज में स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। पूर्ण उपयोग के साथ साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा स्थिर साधन की तुलना में अधिक होने लगती है। और तीसरे स्टेज में क्या देखें? तीसरे स्टेज में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा स्थिर साधनों की तुलना में बहुत अधिक हो जाने से स्थिर साधनों का ओवर यूटिलाइजेशन होने लगता है और कुछ परिवर्तनशील साधन बेकार होने लगते हैं, उनका प्रयोग नहीं हो पाता है, जो उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुल उत्पादन घटता है। अब यहां पर ये प्रश्न है कि एक विवेकशील उत्पादक जो होगा वो किस स्टेज पर उत्पादन करेगा? पहला स्टेज पर, दूसरा स्टेज पर कि तीसरा स्टेज पर? तभी हम लोग देखें पहला स्टेज में कि स्थिर साधनों का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है। तो जब तक स्थिर साधन का पूरा प्रयोग नहीं होगा तब तक वो चाहेगा ना कि हमारे पास जो स्थिर साधन इसका पूर्ण प्रयोग हो। तो इसका मतलब पहला स्टेज में रुकेगा नहीं, जबकि कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा होता है। अब तीसरा स्टेज में जाइए, तीसरा स्टेज में क्या देखेगा? तीसरा स्टेज में देखेगा कि हम परिवर्तनशील साधन लगा रहे हैं और कुल उत्पादन घट रहा है। तो ऐसा उत्पादन कौन करेगा भाई? जहां पर हम साधन लगाते जाए उत्पादन कम होता चला जाए। इसलिए तीसरा स्टेज भी नहीं। उत्पादन के वास्तविक स्थिति जो है वो कहाँ मिलेगी? वो दूसरे स्टेज पे मिलेगी। एक विवेकशील उत्पादक हमेशा उत्पादन के दूसरे स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो आइए अब हम इस नियम की व्याख्या ग्राफ से करने का प्रयास करते हैं, एक रेखा चित्र से समझने का प्रयास करते हैं कि यह नियम क्या करता है। फ्रेंड्स, इस रेखा चित्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम लोग भाग 1 कहते हैं और दूसरा वाला पार्ट है जिसे हम लोग भाग 2 कहते हैं। तो भाग 1 में एक्स एक्सिस पे श्रम की इकाई को रखा गया है और वाई एक्सिस पे टीपी। टीपी बोले तो टोटल प्रोडक्ट या कुल उत्पादन। नीचे वाले भाग जिसे हम लोग भाग 2 कहते हैं, इसमें एक्स एक्सिस पे श्रम की मात्रा को रखा गया है और वाई एक्सिस पे एपी और एमपी को रखा गया है। एपी एवरेज प्रोडक्ट और एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि श्रम के L2 मात्रा पर, श्रम के L2 स्तर पर आप देख रहे हैं कि सीमांत उत्पादन जो है वो अधिकतम है। और सीमांत उत्पादन अधिकतम है तो ए पॉइंट जो आपको मिल रहा है, ई पॉइंट तक देख रहे हैं कि ओ 0 से लेकर ई तक कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद ई पॉइंट के बाद सीमांत उत्पादन चूंकि घट रहा है इसलिए कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बट धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इसीलिए बिंदु ई को हम कहते हैं मोड़ बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि श्रम के एल मात्रा पर औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर है और 0 से लेके एल के बीच में सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक है। इसका मतलब औसत उत्पाद बढ़ रहा है। तो हमने उत्पादन के पहले स्तर को देखा था कि पहले स्तर पर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, मतलब हमारा जो उत्पादन का पहला स्तर है 0 से लेकर एल के बीच, मतलब ये जो स्थिति है यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज कहां एंड कर रहा है? जहां पर औसत उत्पाद अधिक होगा। अब उसके बाद एल और एल डैश के बीच में आप देख रहे हैं कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों घट रहा है, बट सीमांत उत्पाद पॉजिटिव है, सीमांत उत्पाद धनात्मक है। इसलिए इस स्टेज पर जो कुल उत्पाद है वो घटते हुए दर से बढ़ रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि घटते हुए दर से बढ़ रहा है। इसलिए ये जो स्टेज मिला, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं सेकेंड स्टेज।
जहां पर सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों घटता है, लेकिन सीमांत उत्पाद धनात्मक होता है। अब L1 श्रम के L1 स्तर के बाद अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीमांत उत्पाद जो है वो ऋणात्मक हो जा रहा है और कुल उत्पाद घटने लगता है। इसीलिए L1 के बाद की जो स्थिति होगी इसको हम लोग कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इस रेखा चित्र से भी हम लोग यहाँ समझने का प्रयास किया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उत्पादन के 3 स्तर की व्याख्या करता है। और पहले स्तर में औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद दोनों बढ़ते हैं, हालांकि इस स्तर पर सीमांत उत्पाद में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे स्टेज में औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों घटते हैं और तीसरे स्टेज में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण पहले स्टेज में कुल उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, दूसरे स्टेज में कुल उत्पादन घटते हुए दर से बढ़ता है और तीसरे स्टेज में कुल उत्पादन में कमी आने लगती है। आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।